doing good. Welcome back to EduRN. In part 1, we understand why we breathe, difference between breathing versus respiration, about metabolism, respiratory organs, and also began exploring human respiratory system. In today's lecture, we will continue exactly where we left off. Means in today's lecture, we will understand the respiratory volumes and capacities, mechanism of breathing, and exchange of gases. In part 3, we will do transport of gases, regulation of respiration, and disorders of respiratory system. In this way, we will wrap off season 1, episode 1, breathing and exchange of gases, विच इज़ प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड. जब हमारा सीजन 2 आएगा तब हम एनसीईआरटी बियॉन्ड जाएंगे, 3D में उसको देखेंगे और हैंड रिटन वे में उसको करेंगे. बट अभी के लिए हम एनसीईआरटी बेस्ड ही चलेंगे. जहां मुझे लगेगा थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर जाना है वहां मैं लेके जाऊंगा, बट रखेंगे हम एनसीईआरटी ओरिएंटेड. सो लेट्स बिगिन पार्ट 2. बट उससे पहले लेट मी गिव अ क्विक रिकैप व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार. तो हमने पढ़ लिया ब्रीथिंग क्या होता है. तो ब्रीथिंग होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड. एयर से ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से छोड़ना, दैट इज ब्रीथिंग. जिसमें इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आ जाता है. इंस्पायरेशन प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग ऑक्सीजन इनटू द लंग्स फ्रॉम द आउटसाइड, एंड एक्सपायरेशन प्रोसेस ऑफ लीविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स टू द आउटसाइड. फिर हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा. मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म होता है अगर आपकी बॉडी में कुछ टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट इज कैटाबॉलिज्म. उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन. फिर होता है एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म है कि आपकी बॉडी में कुछ बिल्डअप हो रहा हो, सिंथेसाइज हो रहा हो, और उस रिएक्शन को आप क्या बोल दोगे, एनाबॉलिक रिएक्शन. फिर हमने पढ़ा कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन के बीच क्या अंतर है, क्योंकि एनसीईआरटी तो बोल देती है ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रिस्पायरेशन. बट ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हो रही है, और रिस्पायरेशन एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का टू प्रोड्यूस एनर्जी. ठीक है, तो इतना हमने इंट्रोडक्शन के में पढ़ा था. फिर हमने रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, जो कि डिपेंड करता है आपका हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट्स हो गया आपके स्पंजी, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म, ये वाया बॉडी सरफेस करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन होती है. अर्थवर्म एंड फ्रॉग क्यूटेनियस रिस्पिरेशन करते हैं, वाया स्किन करते हैं ये. एंड इंसेक्ट्स आपके ट्रेकियल रिस्पिरेशन करते हैं. इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स मोलस्क फिशेस ये ब्रेकियल रिस्पिरेशन करते हैं. रिटाइल बर्ड्स एंड मैमल्स आपकी पल्मोनरी रिस्पिरेशन करते हैं. ब्रेकियल रिस्पिरेशन मतलब वाया गिल्स, पल्मोनरी रिस्पिरेशन मतलब वाया लंग्स. फिर हमने ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा. हमने बोला हमारे पास एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स पेयर हैं जो नेजल चैम्बर में जाके खुलती हैं वाया नेजल पैसेज. नेजल चैम्बर के 3 काम होते हैं, एक तो फिल्ट्रेशन करना, कंडीशनिंग करना एंड ह्यूमिडिफिकेशन करना. फिर नेजल चैम्बर से हवा जाती है आपकी फेरिंग्स में, जो कि कॉमन पैसेज आपका फूड एंड एयर का, जिसके 3 क्या होते हैं, हिस्से होते हैं. एक होता है आपके पास नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड रिंजियोफेरिंक्स. फिर फेरिंग्स आपका किस में खुलता है, ट्रैकिया में खुलता है वाया लैरिंक्स. लैरिंक्स के ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लोटिस, जिसके ऊपर एक ढक्कन होता है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं. ये प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को इनटू द ट्रैकिया. वेंट्रल पोर कौन सा है आपके पास, ग्लोटिस. डोर्सल पोर कौन सा है आपके पास, गलेट. फिर ये आपका लैरिंग से जाता है ट्रैकिया में, जो कि एक स्ट्रेट ट्यूब है एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरैसिक वर्टिब्रा, जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे जाके लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है. फिर वो कहाँ चली जाती है, लंग्स के अंदर चली जाती है. तो ऐसे आपकी क्या होती है, डिवीजन होती है ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल. इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक आपकी क्या होती हैं, 16 से 20 सी शेप रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजिनस होती हैं, और ये इनकम्प्लीट होती हैं डोर्सल साइड्स. फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आपका कंडक्टिंग रीजन होता है, जिसका काम क्या है, सिर्फ कंडक्शन करवाना गैस का. यहाँ कोई एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो रहा है. 3 मेन काम है इनके, कंडीशनिंग, ह्यूमिडिफिकेशन करना एंड फिल्ट्रेशन करना, जो मेनली कौन कर रहा है, नेजल चैम्बर. फिर रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई क्या बनाती हैं, आपकी रिस्पिरेटरी रीजन बनाती हैं, जिसका क्या काम है, जहां आपका एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है. तो कंडक्टिंग रीजन सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करवा रही है. रिस्पिरेटरी रीजन आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवा रही है, यानी कि यहाँ से गैस क्या होगी, डिफ्यूज होगी. यानी कि इसको क्या होना पड़ेगा, बहुत थिन होना पड़ेगा. तो इसके पास कौन सा टिश्यू होता है, इसके पास होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है, तो इसके पास कौन सा होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है. कंडक्टिंग रीजन के पास कौन सा होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है. एंड ट्रैकिया के पास आपके पास स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम होता है. यहाँ तक हमने पढ़ा था. फिर एल्वियोलाई के बारे में पढ़ा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है ये लंग्स का, जहाँ एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है. थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वास्कुलराइज्ड बैग होता है ये, जिसके पास 2 तरह के न्यूमोसाइट्स होते हैं, एक टाइप 1 न्यूमोसाइट एंड एक टाइप 2 न्यूमोसाइट. टाइप 1 न्यूमोसाइट कुछ नहीं है, वो आपकी एल्वियोलर स्क्वैमस एपिथेलियम है. एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट आपके पास लेसिथिन है, जो कि सर्फेक्टेंट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई को प्रिवेंट करता है. 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन में ये बनता है, इसलिए जिसका प्रीमेच्योर बर्थ है और जो स्मोकिंग करते हैं उनमें ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई जो है वो ऐसे क्लैप्स कर जाती है. उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एटेलेक्टेसिस. ठीक है, बियॉन्ड एनसीईआरटी है, याद होता है तो रखो, वरना ये तो याद होना चाहिए कि इसके पास एल्वियोलर स्क्वैमस एपिथेलियम होती है. और ये, हाँ, तो ये देखो, ये आपका एल्वियोलाई है. एल्वियोलाई के नीचे मैंने क्या बना दी, ब्लड वेसल बना दी, क्योंकि एल्वियोलाई से जो गैस है वो कहाँ जाएगी, आपकी ब्लड वेसल में जाएगी. ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम बोलते हैं. अब ये जो है स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई,
एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल एंड बेसमेंट सब्सटेंस मिलके क्या बनाता है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाता है, जहाँ से गैस क्या होनी है डिफ्यूज होनी है, जिसको आप डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी बोल देते हो, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 1 mm से भी कम होती है। ठीक है, और ये तो हमने पढ़ ही लिया था, ये ट्राई किया है। आपके लंग्स जो होते हैं वो डबल होते हैं, यानी कि डबल मेम्ब्रेन होते हैं। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन को आप पैराइटल प्लूरा बोलते हो, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन को आप विजुअल प्लूरा बोलते हो, जो कंटैक्ट होता है आपका लंग सरफेस से। ये आपका डायाफ्राम है, एंड बीच में आपका मेडिएस्टर्नम होता है, जो कि खाली स्पेस होती है जहां आपका हार्ट प्रेजेंट होता है कार्डियक नोच में। ठीक है, और बीच में आपके यहाँ क्या है, प्लूरल कैविटी है, जिसके पास प्लूरल फ्लूइड है, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाता है और शॉक एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करता है। फिर उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी थी, जिसका आज यूज होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, दैट इज चेंज इन थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम विल रिफ्लेक्ट इन चेंज इन पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम, क्योंकि आप डायरेक्टली पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते। अगर आपको पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम को अल्टर करवाना है तो आपको थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को अल्टर करना पड़ेगा, ताकि वो इसको अल्टर कर दे। फिर थोरेसिक चैम्बर के बारे में पढ़ा, क्योंकि लंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए, तो जो उनको प्रोटेक्शन देती है वो क्या बनाती है, थोरेसिक केज बनाती है। ठीक है, फिर हमने कुछ क्या पढ़ा था, रिस्पायरेशन के स्टेप्स पढ़े थे। कितने स्टेप पढ़े थे, 5 स्टेप पढ़े थे। सबसे पहला स्टेप है पल्मोनरी वेंटिलेशन, कि बाहर से आपने क्या लिया, बाहर से आपने हवा अंदर ली, दैट इज पहला स्टेप पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, एंड फिर आपने क्या किया, डिफ्यूजन करवाया गैस का अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन किया। मान लो अगर ये ब्लड वेसल है तो एल्वियोलर से वो गया ब्लड वेसल में, दिस इज योर सेकंड स्टेप। फिर वो ब्लड वेसल में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, वो आपका तीसरा स्टेप। फिर वो टिश्यू ब्लड से कहाँ जाएगा, टिश्यू में जाएगा, दैट इज योर फोर्थ स्टेप। फिर टिश्यू उसको यूज करेंगी, सेलुलर रिस्पायरेशन करेंगी, कैटाबॉलिक रिएक्शन करेंगी, एंड वो क्या हो गया आपका फिफ्थ स्टेप हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, respiratory volume and capacities, and exchange of gases. So this is a quick recap what we have covered so far. शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, बट शुरू करने से पहले गाइस आई वांट टू डिस्कस ए डाउट विद यू। डाउट ये है कि ये जो 16 से 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनल रिंग्स जो हैं, जो पीछे की तरफ से इनकम्प्लीट होती हैं, ये क्यों इनकम्प्लीट होती हैं? इतना तो सबको पता है, ये प्रिवेंट करती हैं कोलैप्स ऑफ द ट्रैकिया को। बट कुछ बच्चे गलती से बोल देते हैं प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई और लंग्स, विच इज रॉन्ग। देखो, एल्वेलाई को तो वो कैसे ही कर सकती हैं, एल्वेलाई तक तो है ही नहीं भाई सी शेप्ड रिंग्स आपकी। एल्वेलाई के पास तो सी शेप्ड रिंग्स है ही नहीं, वो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक क्या है आपके सी शेप कार्टिलेजिनल रिंग्स है, तो एल्वेलाई तो आपका गलत हो गया सीधा है, और लंग्स कहना भी सही नहीं है। क्या लाइन सही होगी, द सी शेप्ड कार्टिलेजिनल रिंग्स प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया thereby keeping the airway open during the breathing। देखो एल्वेलाई के लिए तो हमारे पास क्या है, लेसिथिन है। एल्वेलाई के पास अगर सी शेप रिंग्स ही नहीं है तो वो कैसे प्रिवेंट कर रही है कोलैप्स ऑफ द एल्वेलाई को, तो ये बात समझ आना। तो जो सी शेप कार्टिलेजिनल रिंग्स है वो प्रिवेंट करती हैं कोलैप्स ऑफ द ट्रैकिया को, नॉट एल्वेलाई। राइट, शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। शुरू करने से पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमारे पास क्या होने चाहिए, रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपने ये रूल्स पढ़ रखा होगा। देखो, सबसे पहला रूल है गैस मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू द लो पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ जो लिखा है ना, द गैस मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, जनरली किसकी बात कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर की ही बात कर रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। पार्शियल प्रेशर, देखो पार्शियल प्रेशर होता है द प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस, प्रेशर ऑफ एन individual gas in mixture of gases, in mixture of गैसेस, कि आपके पास गैसेस का क्या है, मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस हैं, उसमें से आप एक गैस उठाते हो और उसका प्रेशर देख लो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाता है, पार्शियल प्रेशर हो जाता है। कि मान लो मेरे पास क्या है, ये कंटेनर, कंटेनर में बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उसमें से अगर मैं ऑक्सीजन का क्या निकालूं, प्रेशर निकालूं कि वो कितना एक्सर्ट कर रहा है इन दी वॉल ऑफ द कंटेनर, तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा ऑक्सीजन का। कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर मैं देख रहा हूँ, लाइक वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी दे सकता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या बोला, अ गैस मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू द लो पार्शियल प्रेशर। तो ये सबसे पहला रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा रूल है आपके पास, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ। तो ये दो रूल समझ आए। सबसे पहला रूल है गैस मूव करता है आपका हाई पार्शियल प्रेशर टू दी लो पार्शियल प्रेशर, एंड दूसरा है प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आपको कहीं का प्रेशर इंक्रीज करवाना है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करवाना पड़ेगा, अगर कहीं का प्रेशर डिक्रीज करवाना है तो वहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज करवाना पड़ेगा। ये बॉयल्स लॉ कैसे लगता है ये मैं तुम्हें बताता हूँ, पर इतना तो तुम्हें समझ आ गया कि गैस जो है वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो प्रेशर पार्शियल प्रेशर तक मूव कर दिया, और इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ही हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। तो ब्रीदिंग इज डन बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। कि मान लो हमारे पास क्या है, ये आपके पास, लेट मी ड्रॉ इट हियर,
कि ये हमारे पास क्या, मान लो थोरैसिक कैविटी है, दिस इज आर थोरैसिक कैविटी, और ये है मेरे पास ऐसे पल्मोनरी कैविटी। अब आपने क्या करना है, एटमॉस्फेयर से एयर, एटमॉस्फेयर से एयर क्या करनी है, आपने अंदर लेके आनी है। तो आपको इतना तो पता चल गया, अगर कोई चीज अंदर आ रही है यानी कि उसका अंदर क्या होगा, लो पार्शियल प्रेशर होगा, तो इसका क्या होगा, ऐसे लो पार्शियल प्रेशर होगा, एंड बाहर उस चीज का क्या होगा, हाई पार्शियल प्रेशर होगा। इतना तो सब मानते हो, तभी तो वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ गई है। ये तो हमारा रूल बोलता है कि गैस मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू दी लो प्रेशर। तो अगर कोई चीज अंदर आ रही है तो इसका मतलब क्या है, अंदर क्या होना चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर होना चाहिए। कि मान लो अगर आप ऑक्सीजन अंदर लेके आ रहे हो, यानी कि ऑक्सीजन का अंदर क्या है, लो पार्शियल प्रेशर है, बाहर हाई पार्शियल प्रेशर है, यानी कि बाहर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है, अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तभी तो एयर अंदर आई है, तभी ऑक्सीजन अंदर आई है। तो क्वेश्चन ये है कि हमने अंदर प्रेशर जो है कम कैसे किया, हमने पल्मोनरी कैविटी का, तो अंदर एयर लेने के लिए, तो ये देखो, अगर आपको क्या करनी है, इनटेक करनी है एयर की, ऑक्सीजन बाहर से क्या लेके आना है, अंदर लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पल्मोनरी कैविटी का पार्शियल प्रेशर क्या करना पड़ेगा, पल्मोनरी कैविटी का प्रेशर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। लो प्रेशर एंड दिस इज योर हाई प्रेशर, तभी तो हाई प्रेशर से आपकी गैस जो है वो लो प्रेशर में गई है। तो पल्मोनरी कैविटी का प्रेशर कैसे डिक्रीज करते हो। अब ये एनसीईआरटी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, लेट मी शो इट हियर। एनसीईआरटी की कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी थी, हाँ, any change in the volume of the thoracic cavity will reflected in the lungs, pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume, कि हम pulmonary volume को तो directly alter तो कर नहीं सकते, देखो हम पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली अल्टर तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, थोरेसिक कैविटी में अल्ट्रेशन लेके आते हैं। अगर तुम कुछ भी चेंज, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि चेंज इन थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम विल रिफ्लेक्ट द चेंज इन पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम। तो अगर तुम क्या करना चाहते हो, पल्मोनरी कैविटी का प्रेशर डिक्रीज करवाना चाहते हो, पर तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते कुछ भी इसके साथ छेड़छाड़, तो आप क्या करोगे, थोरेसिक कैविटी के साथ छेड़छाड़ करोगे। अब पल्मोनरी कैविटी का प्रेशर कम करवाना है, तो देखो प्रेशर से नहीं हम खेल सकते बॉडी के साथ, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इसका इंक्रीज करवा देंगे। यही तो वॉइस लो है कि अगर आप, हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम इंक्रीज करवा देंगे, क्योंकि यहाँ से तो आपको पता चल रहा है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देखो यहाँ लग गया आपका वॉइस लो, कि अगर आपको पल्मोनरी कैविटी का प्रेशर डिक्रीज करवाना है तो हम क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करना हमारे हाथ में है, प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करना हमारे हाथ में नहीं है। तो हम वॉल्यूम को अगर इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली अल्टर हो जाएगा, बट हम पल्मोनरी कैविटी को डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते। तो पल्मोनरी कैविटी को अगर तुम्हारा वॉल्यूम डिक्रीज करवाना है, अगर हमें पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज करवाना है, सॉरी इस केस में हमें वॉल्यूम इंक्रीज करवाना है, तो हम थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम को हम, कहाँ गया, लेट मी राइट इट हियर, तो हम क्या करेंगे, थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे। थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को, कहाँ चला जाता है ये, थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। समझ आया, क्या करेंगे हम, अगर हमें कोई चीज़ अंदर लेनी है तो इसका मतलब क्या है, बाहर उस गैस का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, अंदर उसका प्रेशर लो होना चाहिए, तभी जो गैस है हाई पार्शियल प्रेशर से लो प्रेशर तक जाएगी। बट हम डायरेक्टली पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम को तो चेंज नहीं कर सकते, हमने एक लाइन पढ़ रखी है कि अगर हम थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को चेंज कर देंगे तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हमें पल्मोनरी कैविटी का प्रेशर डिक्रीज कराना है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करवाना है, तो हम थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सिमिलर केस होगा अगर आपको क्या करनी है, एक्सपायरेशन करनी है। मान लो अगर आपको क्या करना है, एक्सपल्जन करनी है, एक्सपल्जन ऑफ एयर करनी है, मतलब जनरली अगर मान लो ये हमारे पास अगेन थोरेसिक कैविटी है, अंदर हमारे पास पल्मोनरी किडनी बन गई है, तो अंदर अंदर हमारे पास क्या है, पल्मोनरी कैविटी है, और अब क्या कर रहे हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर से बाहर फेंक रहे हो। तो अगर आप अंदर से बाहर फेंक रहे हो यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्या होगा, कम होगा। इसी वजह से तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जा रही है, पहला रूल, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अब अगर अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, अब आप बाहर जो है फेंक रहे हो उसको,
यानी कि अंदर आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कैसे किया, क्वेश्चन तो ये है। आपने पल्मोनरी कैविटी का क्या कर दिया, आपने पल्मोनरी कैविटी का प्रेशर इंक्रीज करवा दिया, बट कैसे किया, कैसे क्या होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज करवा के। बट वॉल्यूम हम डायरेक्टली डिक्रीज कर नहीं सकते, तो हम बोलेंगे थोरेसिक कैविटी को बोलेंगे कि वॉल्यूम अपना डिक्रीज करवाए ताकि पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी कैविटी में इंक्रीज हो और कार्बन डाइऑक्साइड क्या चली जाए, बाहर चली जाए। तो ये क्या है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें दो रूल्स हैं। गैस आपकी मूव करती है हाई पार्शियल प्रेशर टू द लो पार्शियल प्रेशर, एंड बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो हमने यहाँ क्या लगाया, यहाँ हमने पहला रूल लगाया और यहाँ हमने क्या लगाया, दूसरा रूल लगाया। ऐसे हमने इनटेक ऑफ एयर भी कर लिया, यानी कि यही क्या है आपका इंस्पायरेशन है। तो यही जो हमने पढ़ा है दिस इज इंस्पायरेशन, और ये जो हमने पढ़ा है दिस इज एक्सपायरेशन। तो रफली हमने क्या देख लिया कि इंस्पायरेशन कैसी होती है और एक्सपायरेशन क्या होती है। अब डिटेल में इसको हम यहाँ करते हैं कि होती कैसे है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखते हैं कि कौन कौन सी मसल, इन सारे कामों में कौन कौन सी मसल जो है आपकी यूज होती है। तो इन सब कामों में कौन कौन सी मसल यूज होती है, हमारी जो मसल्स यूज होती हैं, मसल्स इन्वॉल्व, सबसे पहली मसल जिसके बारे में हमने डायग्राम में भी देखा, दैट इज डायाफ्राम, जिसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेनिक मसल भी बोलते हैं। फ्रेनिक मसल्स, फ्रेनिक मसल। सेकंड जो है हमारे पास वो है आपकी इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। दो तरह की होती है इंटरकोस्टल मसल। देखो नाम से पता चल रहा है आपको, इंटर यानी कि बीच में, कोस्टल यानी कि रिप्स। जो रिप्स के बीच में आपकी जो मसल्स होती हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं, दैट इज इंटरकोस्टल मसल। कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं आपके। एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक होती है आपके पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तीसरी जो है दैट इज एब्डोमिनल मसल, जो नॉर्मली आपकी इतनी यूज नहीं होती है, जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हो तब आपकी यूज होती है एब्डोमिनल मसल। तो ये तीन मसल्स आपकी यूज होती हैं। डायाफ्राम, जिसको आप फ्रेनिक मसल भी बोलते हैं, जो कि आपकी क्या होती है, डोम शेप होती है। दूसरे आपके पास इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल जो है वो आपकी क्या है, बता दिया मैंने। एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, एंड साथ में आपकी एब्डोमिनल मसल्स होती हैं। ठीक है, तो करते हैं अब इंस्पायरेशन। देखो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो नॉर्मल इंस्पायरेशन है, नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं। ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये आपका नॉर्मल है, यानी कि जो नॉर्मली हम करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल इंस्पायरेशन के बारे में बात करते हैं। देखो आपको बेस तो यहाँ पता चल ही गया कि कैसे होगा, बट अब हमने क्या करना है कि इसको मसल्स के साथ यहाँ देखना है। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन देखो, देखो नॉर्मल इंस्पायरेशन, अब तुम्हें इतना तो बेस पता चल ही गया है कि इंस्पायरेशन मतलब आप क्या लेके जा रहे हो, आप ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेके जा रहे हो। तो अगर तुम ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हो यानी कि उसका अंदर क्या है, प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यानी कि आपका इंटर पल्मोनरी प्रेशर, इंटर पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, इंटर पल्मोनरी प्रेशर कम होगा। बट हम इंटर पल्मोनरी प्रेशर को कम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे थोरेसिक कैविटी के प्रेशर को कम करके। क्या करेंगे हम, थोरेसिक कैविटी के प्रेशर को कम करके, यानी कि हम थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, ताकि वो इंटर पल्मोनरी वॉल्यूम को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, एंड इंटर पल्मोनरी प्रेशर को क्या कर सके, डिक्रीज कर सके। इतना आपको बेस पता चल गया। तो अब हम क्या करना है, हमारा मेन मोटिव है कि आप वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर को क्या करो, इंक्रीज करो। तो अगर थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को हमें इंक्रीज करना है, देखो अगर आप थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड बाहर से ऑक्सीजन क्या आ जाएगी, अंदर आ जाएगी, क्योंकि बाहर क्या है, प्रेशर ज्यादा है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो करते हैं। तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करोगे, आपके पास जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, सबसे पहले फ्रेनिक मसल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम इसका है। देखो 75% काम जो है फ्रेनिक मसल ही कर देती है। तो फ्रेनिक मसल क्या है, आपका डायाफ्राम। डायाफ्राम जो है जनरली कैसा होता है, डोम शेप होता है। देखो ऐसे डोम शेप होता है। तो देखो ये जब ऐसे कंट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे कंट्रैक्ट होकर फ्लैट हो जाएगा, तो देखो इसने इतनी जगह बढ़ा दी।
अगर ये ऐसे डोम शेप से ये ऐसे फ्लैट हो जाए तो उसने इतनी जगह क्या कर ली, इतनी जगह इंक्रीज कर ली ना। तो ये देखो, तो जब फ्रेनिक मसल कंट्रैक्ट होगा, डायाफ्राम क्या होगा, फ्लैटर्स होगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे देखो, ऐसे वॉल्यूम इंक्रीज होगी कौन से, इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी आपके इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे। अगर मैंने वॉल्यूम इंक्रीज कर दी, यानी कि पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, यानी कि उसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। सिमिलरली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करती है, देखो फ्रेनिक मसल ने भी कंट्रैक्शन शो किया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने भी कंट्रैक्शन शो किया। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कंट्रैक्ट होती है ना, तो रिब्स क्या करते हैं, आउटवर्ड जाते हैं। रिब्स क्या करते हैं, आउटवर्ड जाते हैं। तो वो वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे आपका डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में। वो देखो, सांस लेके देखो तो तुम देखोगे आपका वॉल्यूम जो है वो डोर्सल वेंट्रल साइड से भी इंक्रीज हो रहा है एंड एंटीरियर पोस्टीरियर साइड से भी इंक्रीज हो रहा है। एंटीरियर पोस्टीरियर साइड से डायाफ्राम फ्लैटर होने की वजह से, यानी कि फ्रेनिक मसल की कंट्रैक्शन की वजह से, एंड जब रिब्स आपके आउटवर्ड और अपवर्ड आ रहे हैं, यानी कि वो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं आपकी डोर्सल वेंट्रल एक्सिस से। वो किसकी वजह से हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है। कहाँ इंक्रीज हो रहा है, पल्मोनरी कैविटी के अंदर। तो प्रेशर इनसाइड पल्मोनरी एंड थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर देगी। तो ये आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन है। अब जिसको इंस्पिरेशन समझ आ गया उसके लिए एक्सपिरेशन भी ईजी है। कुछ नहीं है, एक्सपिरेशन में क्या है कि जो जो चीज़ें आपने क्या करवाई, रिलैक्स कंट्रैक्ट करवाई थी, उनको क्या कर दो, उनको रिलैक्स कर दो। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, आपका जो फ्रेनिक मसल आपने कंट्रैक्ट करवाए थे उसको रिलैक्स करवा दो। वहाँ फ्रेनिक मसल्स को कंट्रैक्ट करवाया था तो डायाफ्राम फ्लैटर हुआ था। यहाँ फ्रेनिक मसल्स को रिलैक्स करवाएंगे तो डायाफ्राम डोम शेप हो जाएगा। कि डोम शेप का मतलब कि अब कंट्रैक्ट करवाया था तो ऐसे था, फ्लैटर था, अब डोम शेप हो जाएगा जब रिलैक्स करवाओगे। तो देखो इतना जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीजेस इन द इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। वहाँ हमने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कंट्रैक्ट करवाया था, यहाँ हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को रिलैक्स करवाएंगे। तो याद रखना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कंट्रैक्ट करवाने से आपके रिब्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड जाते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को रिलैक्स करवाने से आपके रिब्स इनवर्ड जाते हैं। ठीक है, तो इनवर्ड जब रिब्स जाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा इन डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में। तो इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होगा पल्मोनरी एंड थोरेसिक कैविटी में। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा। तो नाउ कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम इट्स हाई प्रेशर लंग्स टू दी लो प्रेशर एयर। तो दिस इज एक्सपायरेशन। तो देखो, नॉर्मल इंस्पायरेशन क्या है आपको समझ आ गया, नॉर्मल एक्सपायरेशन क्या है आपको समझ आ गया। मुझे एक क्विक रिकैप देने दो, बट लिख के देता हूँ मैं। नॉर्मल इंस्पायरेशन क्या पढ़ रहे थे हम, नॉर्मल इंस्पायरेशन। देखो सबको पता है इंस्पायरेशन क्या है, आप हवा को अंदर ले रहे हो, तो क्या ले रहे होगे आप, ऑक्सीजन अंदर ले रहे होगे। यानी कि आप क्या कर रहे हो, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहाँ लेके जा रहे हो, लंग्स में लेके जा रहे हो। तो अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लंग्स में आपको लेके जानी है, यानी कि एटमॉस्फेयर में उसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, एंड लंग्स में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होगा। तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी जा रही है ऑक्सीजन। बट क्वेश्चन ये है कि आपने ये कैसे किया, अंदर आप पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का कम कैसे करोगे, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो फिक्स्ड है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का बाहर तो फिक्स है, आप लंग्स का जो है कम ज़्यादा कर सकते हो, एटमॉस्फेयर का नहीं आप छेड़ सकते। तो आपने क्या किया, अगर आप एटमॉस्फेयर से एयर अंदर लेके जाना चाहते हो तो आपने लंग्स का प्रेशर कैसे कम किया, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटर पल्मोनरी प्रेशर कम करना है। इंटर पल्मोनरी प्रेशर को क्या करना है, कम करना है। बट हम प्रेशर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटर पल्मोनरी प्रेशर, इंटर पल्मोनरी वॉल्यूम को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्या लग गया, यहाँ आपका बॉयल स्लो लग गया। यहाँ क्या लग गया आपका, यहाँ आपका बॉयल स्लो लग गया। कि अगर आपको कहीं का प्रेशर जो है डिक्रीज करवाना है तो वहाँ का वॉल्यूम क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। बट आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है कि हम डायरेक्टली जो है इंटर पल्मोनरी के वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे। तो अगर हमने थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, वो इंटरपल्मोनरी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा, और वो जिसकी वजह से इंटरपल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और अंदर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ जाएगी। बट थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को आप कैसे इंक्रीज करते हो, तो वो हम कैसे करते हैं, हम करते हैं डायाफ्राम से एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। डायाफ्राम को हम क्या करवा देते हैं, कंट्रैक्ट करवा देते हैं, फिर वो आपका ऐसे डोम शेप से फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को भी हम क्या करवा देते हैं, कंट्रैक्ट करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो रिप्स हैं वो आपके आउटवर्ड आते हैं एंड
अपवर्ड, जिसकी वजह से आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है डोर्सो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। तो इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, इन दोनों की वजह से आपका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इंटर पल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जो हम चाहते थे। क्योंकि अगर इंटर पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर से लंग्स में ऑक्सीजन आ जाएगा। तो दिस इज योर नॉर्मल इंस्पायरेशन। तो जैसे हमने ये नॉर्मल इंस्पायरेशन की, वैसे ही आपकी क्या होती है, नॉर्मल एक्सपायरेशन होती है। कि इसमें क्या कर रहे हो, आपने सेम करना है, आपको यहाँ प्रेशर कम करना है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा करना है, बट इसको हम छेड़ नहीं सकते, हम यहाँ का प्रेशर ज़्यादा करके इसको लो कर सकते हैं। तो इसको कैसे ज़्यादा करेंगे, तो इसको ज़्यादा करेंगे, इंटर पल्मोनरी प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, यानी कि इनकी वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो वो कैसे डिक्रीज करेंगे, डायाफ्राम को रिलैक्स करवा के, इंटरकोस्टल मसल्स को रिलैक्स करवा के। ठीक है, तो जो अगर डायाफ्राम को रिलैक्स करवाओगे तो दोबारा डोम शेप में आ जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को रिलैक्स करवाओगे तो रिप्स जो है वो वापस अपनी जगह में आ जाएंगे, इनवर्ट हो जाएंगे, एंड वॉल्यूम आपकी डिक्रीज हो जाएगी डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्रेशर अंदर इंक्रीज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो मैंने 2 बार आपको क्या करवा दिया, नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन एक्सप्लेन करवा दिया। सो गाइज, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, इंस्पायरेशन यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एंड एक्सपायरेशन यानी कि एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। एल्वियोलर एयर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। ये लाइन मैंने आपको लिखवाई भी है कि मूवमेंट ऑफ एयर जो आपकी अंदर और बाहर हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो आपकी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रही है, जो हम लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच बना रहे हैं। कौन सा प्रेशर ग्रेडियंट, ये प्रेशर ग्रेडियंट, दिस इज योर प्रेशर ग्रेडियंट। इसकी वजह से क्या हो रही है, आपकी जो गैस है देन आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव कर रही है। इंस्पायरेशन, तो देखो सबसे पहले इंस्पायरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इंस्पायरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है ना भाई, अगर लंग्स में क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लंग्स में कम होना चाहिए, एंड एटमॉस्फेयर में क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, तभी एटमॉस्फेयर से वो लंग में जाएगी। यही तो लिखा है उन्होंने। देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन दी लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हमारा क्या है, नेगेटिव प्रेशर है इन दी लंग्स। लंग्स में प्रेशर कम है ना, नेगेटिव प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि यहाँ से हमें यह पता चलता है हमारा जो है, हमारा नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग है। क्या है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। ह्यूमंस में क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होता है, बट एक और टाइप भी होती है, दैट इज पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग जो आपको कहाँ देखने को मिलता है, जो हमें फ्रॉक्स में देखने को मिलता है। देखो नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग क्या होता है, वही सारा कि आपने क्या किया, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट किया, फिर आपने क्या किया, प्रेशर अंदर डिक्रीज करवाया, अंदर वॉल्यूम इंक्रीज करवाया, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, फिर बाहर से अंदर क्या ही हवा आई, दैट इज नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। यानी कि लंग्स का क्या है, नेगेटिव प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट मैं पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग की बात करूँ, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग वो आपकी फ्रॉक्स में होती है। लाइक इसमें क्या होता है ना, जो आपके फ्रॉक्स होते हैं, ये फ्रॉक्स क्या करते हैं, डायरेक्टली आपकी लंग्स में एयर नहीं लेके जाते, ये क्या करते हैं, अपनी बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में एयर को स्टोर कर लेते हैं और उसके अंदर उसको प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर डिक्रीज करते हैं, ताकि एयर अंदर और बाहर जाए। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि आपके अंदर ही स्टोर करके अंदर ही क्या कर रहे हैं, उसको प्रेशर इंक्रीज करवा के हवा को अंदर लेके जा रहे हैं। तो आपने देखा भी होगा फ्रॉक्स की जो बक्कल कैविटी है वो अप एंड डाउन होती है, दैट्स ड्यू टू पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो कह रहे हैं, ये सेकंड आपका क्या हो गया, एक्सपायरेशन हो गया। वो कह रहे हैं कि एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, यानी कि लंग्स का प्रेशर, लंग्स में प्रेशर जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और एयर का, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए हैज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी तो लंग्स से एटमॉस्फेयर में जाएगी एयर। दिस इज एक्सपायरेशन and this is inspiration। आगे बढ़ते हैं। the diaphragm it the diaphragm and a specialized set of muscles, external and intercostal muscle between the ribs help in the generation of such gradient। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि जनरली इंस्पायरेशन, अगर आप नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात करो, ये नॉर्मल की बात हो रही है, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में आपके पास डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं, कंट्रैक्ट होती हैं,
एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन में आपकी डायाफ्राम और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं। तो अगर यहाँ कंट्रैक्शन हो रही है तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, एक्टिव प्रोसेस हुआ। और नॉर्मल एक्सलेशन में डायाफ्राम रिलैक्स हो रही है तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये आपका पैसिव प्रोसेस हुआ। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड, देखो इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ अ डायाफ्राम, सॉरी कंट्रैक्शन ऑफ अ डायाफ्राम व्हिच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द thoracic chamber in the anterior posterior axis। देखो इंस्पायरेशन कह रहे हैं कब इनिशिएट होता है, जब डायाफ्राम की कंट्रैक्शन होती है, यानी कि वो डोम शेप से जब फ्लैट हो जाता है तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट कर देते हैं रिब्स को अपवर्ड एंड द sternum causing an increase in the volume of the thoracic chamber। देखो यहाँ sternum की भी बात की गई है। The contraction of external intercostal muscle lifts up the ribs and the sternum causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। sternum और ribs किस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं। द ओवरऑल इंक्रीज इन दी thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume। ये तो लाइन आपकी एनसीईआरटी की है। अगर आप कोई भी thoracic वॉल्यूम में इंक्रीज लेके आओगे, जो चेंज लेके आओगे, वो आपका पल्मोनरी वॉल्यूम में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। पल्मोनरी वॉल्यूम में भी वही अल्टरेशन आपको देखने को मिलेगी। एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम and increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs। That is inspiration। आगे क्या कह रहे हैं, रिलैक्सेशन ऑफ द डायाफ्राम, यानी कि आप डायाफ्राम को रिलैक्स करवा रहे हो। किसकी बात कर रहे हैं, ये एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं। एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायाफ्राम and the sternum to their normal positions and reduces the thoracic volume and thereby the pulmonary volume। This lead to an increase in the intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lung। तो इस लाइन पे भी क्वेश्चन आता है, स्लाइटली की जगह वो कुछ और भी लिख सकते हैं, याद रखना स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को आप क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। अब अगली लाइन देखो, we have the ability to increase the strength of the inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। देखो आप अब नॉर्मल इंस्पायर लोग क्या करते हैं, अगर आपने योगा करना हो तो आप क्या बोलते हो, ज़्यादा सांस अंदर लो फिर बाहर छोड़ो। तो उसमें आप नॉर्मल इंस्पायर नहीं कर रहे हो ना, नॉर्मल एक्सपायर कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हो, आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हो। तो एनसीईआरटी बोलते हैं वो हो जाता है, बट किसकी हेल्प से, वो होता है आपकी एडिशनल मसल्स ऑफ द एब्डोमेन। जो एब्डोमेन में आपकी एडिशनल मसल्स हैं, अब आपको वो नाम याद करने की जरूरत नहीं है कौन कौन सी एडिशनल मसल्स जो है आपकी, जैसे स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स, ठीक है, ऐसे सेरेटस मसल जो होती हैं आपकी, वो मदद करती हैं, बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अभी। बस इतने याद रखो, कुछ एडिशनल मसल्स होती हैं आपके एब्डोमेन में जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन करवाती हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, जिसको आप स्पाइरोमीटर से भी मेजर करते हो। यहाँ लिखा है द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पाइरोमीटर विच हेल्प इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन। जिससे तुम क्लिनिकल असेसमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास रेंज होती हैं, ठीक है, आपके पास रेंजेस होते हैं, तो जिसकी वजह से अगर आप मेजर करोगे, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो तुम क्या कर सकते हो, उसका क्लिनिकल एक्सपेक्ट पता कर सकते हो। डन। तो एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा है। मैंने आपको नॉर्मल इंस्पायरेशन बता दिया, नॉर्मल एक्सपायरेशन बता दिया। जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन होता है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कुछ नहीं होता, उसमें क्या होता है, आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो उनका यूज हो जाता है, और आप क्या करते हो, स्ट्रॉन्गली मसल कंट्रैक्शन करवाते हो। आपने मसल कंट्रैक्ट तो करवाई, अब अगर आपको फोर्सफुल इंस्पायरेशन करनी है, आप इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करवाओगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल्स आल्सो। तो ये आपको पता हो गया, बट फोर्सफुल एक्सपायरेशन आपको बता देता हूँ एक बारी। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो देखो नॉर्मल अगर एक्सपायरेशन की बात करूँ, वहाँ क्या हुआ था, वहाँ आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और फ्रेनिक मसल्स रिलैक्स हुई थी। बट यहाँ फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या होता है, आपके पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज होती हैं। आपका फंडा तो सेम है ना, कि एक्सपायरेशन अगर आपको करवानी है तो आपको थोरेसिक का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि आपका पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो, ताकि आपका पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो। बट इसमें आपने बहुत ज़्यादा डिक्रीज करवा देना है, ताकि आपका पल्मोनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, पल्मोनरी प्रेशर
इंक्रीज हो जाए, प्लीज डोंट माइंड स्पेलिंग, एंड ताकि आपकी लंग से बाहर चले जाए कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका यूज होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड साथ में एब्डोमिनल मसल्स। तो यहाँ रिलैक्स नहीं होता, यहाँ ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कंट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कंट्रैक्ट करते हैं एंड वॉल्यूम इंक्रीज करवाते हैं, कंट्रैक्ट करके वॉल्यूम डिक्रीज करवाते हैं ताकि प्रेशर इंक्रीज हो और एक्सपायरेशन हो जाए। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ से आपको एक चीज़ ये पता चली कि नॉर्मल इंस्पायरेशन, यहाँ देखना, नॉर्मल इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रही है। नॉर्मल इंस्पायरेशन में कंट्रैक्शन होती है ना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की और डायफ्राम की, तो वो क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। वहीं अगर मैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन की बात करूँ तो वहाँ भी क्या हो रही है, कंट्रैक्शन हो रही है, बट आप ज़्यादा तेजी से करवा रहे हो, स्ट्रॉन्गर वे में करवा रहे हो, बट हो तो कंट्रैक्शन ही रही है, यानी कि ये भी क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में देखो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इसमें क्या करवा रहे हो आप, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स की कंट्रैक्शन करवा रहे हो, रिलैक्शन नहीं करवा रहे हो। तो यानी कि ये भी कैसा प्रोसेस है, कंट्रैक्शन हो रही है, तो एक्टिव प्रोसेस है। बट जो आपका नॉर्मल एक्सपायरेशन है उसमें चीज़ें रिलैक्स हो रही हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो रहा है, फ्रेनिक मसल रिलैक्स हो रहा है, तो वो कैसा प्रोसेस है, वो आपका पैसिव प्रोसेस है। तो चारों में से सिर्फ एक ही प्रोसेस आपका पैसिव है जो कि आपका नॉर्मल एक्सपायरेशन है। ये चीज़ आपको बतानी थी, ठीक है, इसलिए फोर्सफुल एक्सपायरेशन आपको करवाया। डन, नॉर्मल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, क्लियर। एनसीईआरटी में लिखा है हेल्दी ह्यूमंस ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, बट हमारे पास एबिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर लें, उनकी स्ट्रेंथ को, और डिक्रीज कर लें बाय एब्डोमेन एडिशनल मसल्स। कुछ आप एडिशनल सेट्स ऑफ मसल्स का यूज करते हो एब्डोमेन की, ताकि आप क्या कर सको, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सको। एंड हेल्दी ह्यूमन जो है वो 12 से 16 टाइम ही पर मिनट ब्रीथ करता है। डन। अब अगला टॉपिक है रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। एनसीईआरटी से भी मैंने आपको पढ़ा दिया है ना सारा, गुड। अगला टॉपिक है रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। सो यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ आपको वैल्यूज याद रखनी है और कुछ नहीं। तो देखो गाइस, रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज हम इस ग्राफ से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्राफ से थोड़ा क्या है, ईजी हो जाता है इसको समझना। तो देखो, सबसे पहले आपके पास आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या आता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड नॉर्मली, यानी कि क्या है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पिरेशन, यानी कि जब तुम नॉर्मल कंडीशन में जितनी एयर इनहेल कर रहे हो, जितनी एयर एक्सहेल कर रहे हो, उसको आप क्या बोल देते हो, टाइडल वॉल्यूम। के मान लो अगर मैं ऐसे ग्राफ बना लूँ, तो आपने जितनी वॉल्यूम, ये मान लो आपने इतनी वॉल्यूम क्या की, इनहेल की, तो ये क्या है, दिस इज योर नॉर्मल इंस्पायरेशन। और जितनी वॉल्यूम आपने एक्सहेल वापस की, फिर इनहेल करोगे, फिर एक्सहेल करते हो, फिर इनहेल करते हो, फिर एक्सहेल करते हो, तो ये हो गया नॉर्मल इंस्पायरेशन, ये हो गया नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। तो वो हो जाता है आपका टाइडल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 500 ml, कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 500 ml। तो टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 500 ml। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा इसमें जाना है तो आपके पास होता है क्या है ना, जैसे ये एल्वेलाई है, तो एल्वेलाई तक ये जो 500 ml है ना, तो इसमें से 150 ml यहाँ रह जाती है एंड 350 ml यहाँ आता है, तो 150 आउट ऑफ 500 ml आपकी यहाँ जो है रहती है, रिमेन्स इन दी पैसेज। इसको आप क्या बोलते हो, डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हो। तो जो डेड स्पेस वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है आपके पास, 150 होती है आउट ऑफ 500 ml, जो कि पैसेज में रह जाती है। और ये जो है 350 ml, ये आपकी एल्वियोलर वॉल्यूम होती है, दिस इज योर एल्वियोलर वॉल्यूम, ये आपकी एल्वियोलाई तक पहुंचती है। तो 500 ml में से 150 ml आपकी डेड स्पेस वॉल्यूम है एंड 350 ml आपकी एल्वियोलर वॉल्यूम है। डेड स्पेस वॉल्यूम यानी कि वो पैसेज में ही रह जा रही है, एंड ये जो 350 ml वॉल्यूम है ये आपकी एक्चुअल में एल्वियोलाई तक पहुंच रही है, ठीक है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। बट ये तो हो गया कि आपने एक बारी सांस लिया तो 500 ml आपने अंदर लिया। बट अगर मैं बोलूँ आप एक मिनट में तो कितनी बारी लेते हो, 12 से 16 बार, 12 से 16 टाइम्स आप क्या करते हो, ब्रीथ करते हो। तो अगर एक बारी में 500 ml ले रहे हो तो 12 बारी कितने लोगे, अगर 12 लेके चले तो 12 इंटू 500 करोगे, कितना आएगा आपके पास, जल्दी बताओ, 600 ml, कितना आएगा,
6000 ml। ठीक है, तो ये 6000 ml क्या हुआ, ये हुआ आपका मिनट वेंटिलेशन रेट। दिस इज योर मिनट वेंटिलेशन रेट। बट अगर मैं तुमसे पूछूं मिनट एल्वियोलर एक्सचेंज रेट, मिनट, देखो यहाँ मैं एक बार आपको ना लिख के दिखाता हूँ, लेट मी राइट इट हियर। टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, सबको पता है टाइडल वॉल्यूम होता है कि नॉर्मली जो तुम एयर इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, नॉर्मल एयर यू इनहेल और एक्सहेल, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 500 ml होती है। बट मैंने बोला एल्वेलाई कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो जिसमें से पैसेज में कितनी एयर रह जाती है, पैसेज में आपके पास 150 एयर जो है रह जाती है आउट ऑफ 500 ml, ठीक है। तो ये जो स्पेस होती है ये होती है आपके पास डेड स्पेस वॉल्यूम, डेड स्पेस वॉल्यूम जो रिमेन्स इन पैसेज, रिमेन्स इन पैसेज, एंड जो बची है दैट इज 350 ml, ये आपकी होती है एल्वियोलर वॉल्यूम, एल्वियोलर वॉल्यूम जो कि एल्विलाई में रीच करती है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 500 ml तो तुमने एक बारी में ली ना, कि मान लो अगर आप ऐसे नॉर्मली इन एक बारी इनहेल किया तो आपने एक बारी में कितनी ले ली, 500 ml ले ली। बट आप तो कितने टाइम करते हो, 12 से 16 टाइम्स करते हो। तो अगर मैं तुमसे पूछूं मिनट वेंटिलेशन रेट, तो वो कितना आप बताओगे कि 500 ml हम एक बारी में करते हैं और हम सांस 12 से 16 टाइम्स लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6000 से, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, 6000 से 8000 ml पर मिनट। दिस इज योर वेंटिलेशन रेट। 6000 कब आएगा अगर आप 12 टाइम ब्रीथ कर रहे हो, 8000 तक कब आएगा जब आप 16000 टाइम्स ब्रीथ कर रहे हो, सॉरी 16 टाइम्स ब्रीथ कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका मिनट वेंटिलेशन रेट आ गया। बट अगर मैं थोड़ा और बियॉन्ड एनसीईआरटी जाऊँ, मिनट वेंटिलेशन रेट की बजाय मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज मिनट एल्वियोलर, मिनट एल्वियोलर एक्सचेंज रेट, तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए। देखो रेट पूछे यानी कि पर मिनट पूछ रहे हैं, पर मिनट में तो तुम 12 से 16 टाइम्स ही क्या कर रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो। बट अब वैल्यू कौन सी आएगी, क्या 500 ml आएगी, नहीं। देखो तुमसे पूछा है एल्वियोलर एक्सचेंज, तो एल्वियोलर देखो ना, एल्वियोलर वॉल्यूम आपके पास कितनी है 350 ml है। तो अगर एक बार में एल्वियोलर में 350 ml पहुंच रहा है तो 12 से 16 टाइम में कितना पहुंचेगा, बस वो आपको लिखना है। तो वो आपके पास आएगा, अगर 12 से मल्टीप्लाई करें 4200 ml पर मिनट। आया समझ। तो अगर मिनट एल्वियोलर एक्सचेंज पूछा है तो 350 ml, अगर मिनट वेंटिलेशन रेट पूछा है तो हम 500 ml लेके चलेंगे, यानी कि आप 6000 से 8000 ml पर मिनट क्या करते हो, वॉल्यूम एक्सचेंज करते हो। तो दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम। अगला है कि अभी तक आपने देख लिया कि आप नॉर्मल कितना इनहेल कर रहे हो, नॉर्मल कितना इनहेल कर रहे हो, नॉर्मली कितना एक्सेल कर रहे हो, नॉर्मली इनहेल नॉर्मली एक्सेल। तो अब मैंने मान लो नॉर्मली 500 ml क्या कर लिया, इनहेल कर लिया, 500 ml इनहेल कर लिया। बट अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ फोर्सफुल और इंस्पायर करो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी आपने पढ़ रखी है ना, मैं बोल रहा हूँ फोर्सफुली और इंस्पायर करो। तो आप नॉर्मल इनहेल करने के बाद और कितनी हवा अंदर ले सकते हो, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल रिस्पायरेशन, यानी कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, कि नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद कितना एडिशनल, देखो एडिशनल बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक नहीं है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं कि दिस इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नो वो है एडिशनल। तो एडिशनल तो आपने इतना किया ना, इतना तो आप नॉर्मली कर लेते हो 500 ml, और एडिशनल आपने कितना किया वो है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 2500 से 300 ml, बस वैल्यू याद रखनी है। अब आपने क्या किया कि एक हमने देख लिया कि आपने नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद एडिशनल कितना और इंस्पायर किया। बट अगर मैं पूछूं नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद, देखो नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद यहाँ से आपने नॉर्मल एक्सपायर कर दिया कि नॉर्मली इनहेल किया था, नॉर्मली एक्सेल कर दिया। अब नॉर्मली एक्सेल करने के बाद तुम और कितना एक्सेल कर सकते हो, वो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, यानी कि एडिशनल एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल रिस्पायरेशन मींस additional volume of air a person can expire by a forcible
इंस्पायरेशन बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। सॉरी, समझ आया कि आपने ये इतना तो नॉर्मली इनहेल एक्सहेल कर लिया था, अब एडिशनल और कितना एक्सहेल कर सकते हैं आप फोर्स लगा के, वो आ जाता है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml। अब आप पूछोगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा तो आपने अंदर इतना ले लिया, बट तुम एक्स्ट्रा बाहर से भी इतना ही छोड़ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी लंग्स के अंदर, एल्वुलाई के अंदर थोड़ी सी एयर हमेशा प्रेजेंट रहती है, ताकि आपके लंग्स जो है वो कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए आप जितनी अंदर लेते हो उतनी बाहर छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास ये है रेजिडुअल वॉल्यूम, जो आपकी एयर रह जाती है अंदर इवन आफ्टर द फोर्सिबल expiration, that is residual volume remaining in the lungs after a forcible expiration। 1100 से 1200 ml क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। ये प्रिवेंट करती है एल्वियोलर कोलैप्स को, क्योंकि अगर आपने ये वाली हवा भी बाहर निकाल दी तो एल्वियोलाई लंग्स आपके कोलैप्स कर जाएंगे, और इंश्योर करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस डजंट स्टॉप, क्योंकि अगर ये वॉल्यूम नहीं होगी लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टॉप हो जाएगी। यही आपकी आरवी ही क्या है, आपकी प्रिवेंट करती है एल्वियोलर कोलैप्स को, इंश्योर करती है एक्सचेंज ऑफ गैस डजंट स्टॉप। और ये जो आरवी है ये आपका स्पाइरोमीटर भी मेजर नहीं करता है, स्पाइरोमीटर भी मेजर नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में। अब यही रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स को ऐड करके आपके पास क्या बनेंगी, कैपेसिटीज बनेंगी। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स को ऐड करके क्या बन जाएगी आपके पास, कैपेसिटीज बन जाएंगे। तो आपके पास कितनी कैपेसिटीज है, सबसे पहले है आपके पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सबसे पहले क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा, टोटल एयर ऑफ वॉल्यूम इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद तुमने टोटल कितनी वॉल्यूम अंदर ली। तो सबसे पहले तुम नॉर्मल एयर अंदर लोगे, फिर फोर्सफुल करके इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी अंदर ले लोगे, यानी कि ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया, जिसमें आपके पास टाइडल वॉल्यूम आ रहा है प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐड कर लेना, 500 प्लस 2500 लेके चलोगे तो इसकी कम से इसकी जो नॉर्मल रेंज आती है, हमें लिख देता हूँ। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की जो नॉर्मल रेंज आती है वो आती है आपके पास 3000 से 3500 ml। अगला है आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो सेम है कि आप नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद कितनी एयर बाहर छोड़ सकते हैं। एक तो तुमने जो नॉर्मल इंस्पायर किया उतनी एयर छोड़ोगे, यानी कि आप टाइडल वॉल्यूम छोड़ोगे, साथ में तुम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी छोड़ सकते हो एक्स्ट्रा वाली। ठीक है, तो टीवी प्लस ईआरवी क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, तो इसकी वैल्यू आपकी होती है 1500 से 1600 ml। थोड़ा छोटा कर लें, जीबी लग रहा है, पर छोड़ो। आगे है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होगी, तो रिमेनिंग इन दी लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, कि आपने नॉर्मल एक्सपायर किया उसके बाद जो एयर बच गई, कौन कौन सी बची, एक तो ईआरवी बचा है और एक आरवी बचा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो जाएगा ईआरवी प्लस आरवी। तो जब तुम इन दोनों की इंडिविजुअल वॉल्यूम्स को ऐड करोगे तो आपके पास क्या रेंज आएगी, आपके पास जो रेंज आएगी वो आएगी 2100 से 2300 ml। अगला है आपका वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी आपका क्या हो गया, मैक्सिमम एयर ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन और मैक्सिमम एयर ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद आप कितनी एयर जो है मैक्सिमम अंदर ले सकते हो, और या तो फिर आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी जो एयर है वो अंदर ले सकते हो। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी एयर अंदर ले सकते हो, या फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद कितनी मैक्सिमम एयर आप बाहर छोड़ सकते हो, तो वो आपके पास आ जाएगा ईआरबी प्लस आईआरबी प्लस टीवी। ईआरबी प्लस आईआरबी प्लस टीवी। तो इसको लेके देख समझते हैं ना, देखो मैक्सिमम एयर ब्रीथिंग आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन और मैक्सिमम एयर ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन। मान लो आपने फोर्स फुल इंस्पायरेशन कर ली, तो यहाँ तक आपने क्या कर लिया कि आपने ये नॉर्मल इंस्पायर कर दिया एंड नॉर्मल फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लिया। तो ये देखो यहाँ तक आपने क्या कर लिया, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लिया। तो अब कितनी एयर जो है वो बाहर छोड़ सकते हो, वो आपके पास क्या होगा, वो होगा वाइटल कैपेसिटी। तो देखो एक आप आईआरवी छोड़ सकते हो, एक आप टीवी छोड़ सकते हो और साथ में आप ईआरवी छोड़ सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, वाइटल कैपेसिटी हो गया। तो मैक्सिमम एयर ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, सेम मैक्सिमम एयर ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जिसकी वैल्यू ईआरवी प्लस आईआरवी प्लस टीवी करके आएगी, जिसकी रेंज क्या होगी, जिसकी रेंज होगी 5000 से 6000 ml। दैट इज दी, सॉरी ये तो टोटल लंग कैपेसिटी लिखी थी, 3500 से 4500 ml।
3500 to 4500 ml आपकी क्या है, वाइटल कैपेसिटी होती है। अब बची है आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। हाँ, ये लिखा है टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी, टोटल एयर वॉल्यूम कैन अक्यूमुलेट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद टोटल वॉल्यूम जो है आपकी लंग्स की वो कितनी होती है, तो कितनी होगी भाई, टीवी होगी, आईआरवी होगी आपकी, फिर ईआरवी होगी, वीसी होगी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम होगी। तो वो आपकी हो जाती है टोटल लंग कैपेसिटी, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी आती है, जिसकी वैल्यू आपके पास आती है 5000 से 6000 ml। तो ये हो गया आपका रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। इतना सबको समझ आया। अब मैंने तुम्हें बोला कि स्पाइरोमीटर जो है वो आपका यूज होता है फॉर मेजरिंग दी ब्रीदिंग वॉल्यूम्स। अब क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस आपका उसमें स्पाइरोमीटर यूज होता है। बट मैंने आपको बोला स्पाइरोमीटर जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं कर सकता मेजर। अब अगर ये रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता है तो जिसमें भी रेजिडुअल वॉल्यूम आ रही है वो चीज़ें भी ये मेजर नहीं कर सकता है। तो एक आरबी आपका आ रहा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी कि एक तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं कर सकता मेजर, और ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को भी नहीं कर सकता, और एक आपका आएगा टोटल लंग कैपेसिटी में। टोटल लंग कैपेसिटी भी आपकी स्पाइरोमीटर नहीं बता सकता। तो ये तीन चीज़ें जो है स्पाइरोमीटर नहीं बता सकता। यहाँ तक किसी को डाउट? एनीबडी? टोटल लंग कैपेसिटी क्या पूछा? अच्छा, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा, टोटल लंग कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम करके आएगा। ये लिख देता हूँ। टोटल लंग कैपेसिटी किसकी वजह से आएगा, इसमें तुम ऐड करोगे अपना टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी, लिखा नहीं, रुको, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो वो क्या हो गया आपके पास, टोटल लंग कैपेसिटी होगी। अब तुम्हें पता है जो रेजिडुअल जो आपके पास ई आर बी प्लस आर बी होता है उसका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी बोलते हो। तो इसका एक और फॉर्मूला आ जाएगा टी वी प्लस आई आर वी प्लस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं कि अगर मैं ये चाहूँ तो टी वी प्लस आई आर वी आपके पास क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है। तो आप इसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी लिख सकते हो। बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, बट नॉर्मली आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि आपका टी वी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी प्लस आर वी क्या देता है आपको, टोटल लंग कैपेसिटी देता है। दैट इज रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। एनसीईआरटी से देख लो रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। सिंपल है, देखो सेम है। टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पिरेशन, जो कि 500 ml होती है। हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। तो ये क्या लिखा है, ये आपका मिनट वेंटिलेशन रेट लिखा है। आगे है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन की नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद एडिशनल कितनी एयर वो इंस्पायर करता है उसको आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हो, जिसकी 2500 से 3000 ml होती है वैल्यू। नेक्स्ट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि तुमने ऐसे नॉर्मल एक्सपायर कर लिया, या नॉर्मल इंस्पायर कर लिया, नॉर्मल एक्सेल कर लिया। नॉर्मल एक्सेल करने में एक्स्ट्रा एयर तुम कितनी एक्सेल कर सकते हो, तो ये वैल्यू हो जाती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू 100 ml से 100 1000 ml से 1100 ml आती है। फिर आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन की फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो एयर अंदर रह चुकी है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू 1100 से 1200 ml होती है। बाय एडिंग अ फ्यू रिस्पिरेटरी वॉल्यूम, अब कुछ रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ऐड करके आपके पास क्या जाता है, पल्मोनरी कैपेसिटीज आ जाती है, विच कैन बी यूज्ड इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस। स्पाइरोमीटर पर रेजिडुअल वॉल्यूम जो है स्पाइरोमीटर नहीं देख सकता। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टोटल तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, ऐसे नॉर्मल एक्सेल कर दिया, वो बोल रहे हैं ऐसे नॉर्मल एक्सेल कर दिया। तो उसके बाद ये देखो वो क्या कर सकता है, वो ऐसे आपका टीवी ले सकता है, फिर वो आईआरवी ले सकता है। तो ये हो गया आपके पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो कि वैल्यूज यहाँ एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, बट मैंने आपको लिखवा दी है वैल्यूज। बट अगर नहीं याद रहती तो मत करना, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। आगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन की नॉर्मल इंस्पायरेशन कर दी, तो दिस इज नॉर्मल इंस्पायरेशन, जो कि कितनी होती है, 500 ml होती है। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, तो क्या एक्सपायर कर सकता है, एक तो ये 500 ml ये एक्सपायर करेगा जो कि टीवी है, फिर वो एक ईआरवी भी एक्सपायर करेगा। ठीक है, तो कितनी होगी, टीवी प्लस ईआरवी, दैट इज द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी।
देन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो ये देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन ये होगी, उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद ईआरवी रह गया और नीचे आपका आरवी होता है। तो ईआरवी प्लस आरवी आपका क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होगी। देखो ग्राफ से ही सारे आपके समझ आ रही हैं, नाम कि ग्राफ एंड नाम, उनसे आपको समझ आ जाएगा किसको ऐड करना है। वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। दोनों तरीकों से आप समझ सकते हैं, मैंने आपको फोर्सफुल इंस्पायरेशन से समझा रखा है इसको, कि आपने ये नॉर्मल इंस्पायरेशन कर ली एंड आगे आपने फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर दी आईआरवी। तो दिस इज टीवी। तब क्या क्या छोड़ोगे, एक तो आप ये आईआरवी ही छोड़ोगे, एक आप ये टीवी छोड़ोगे और एक आप ईआरवी छोड़ोगे। तो इनको ही ऐड करने से आपको क्या मिल जाएगा, ईआरवी टीवी टीवी प्लस आईआरवी वाइटल कैपेसिटी मिल जाएगा। एंड टोटल लंग कैपेसिटी तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर होती है, आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी और आईआरवी और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल कैपेसिटी। तो दो फॉर्मूला एनसीईआरटी ने लिखे हैं, दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, देखो एल्वेलाई आर दी प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये हमें पता है एल्वेलाई जो है वो फंक्शनल यूनिट है आपका, यहीं एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो ऑकर बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू। ये भी हमें पता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दिस साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन, mainly based on the pressure and concentration gradient, solubility of the gases as well as the thickness of the membranes involved in the diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं गैसियस एक्सचेंज जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो गैसेस एक्सचेंज है वो हो कैसे रही है, वो हो रही है आपकी सिंपल डिफ्यूजन से। कैसे हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन से। और कौन कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रही है वो देख लो एक बारी। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। इसी से तो आपका गैस एक्सचेंज होती है एक्चुअल में, प्रेशर ग्रेडियंट। अब जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतनी बढ़िया क्या होगी, डिफ्यूजन होगी। अगर प्रेशर, मैं पीजी लिख रहा हूँ इसको, प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा उतनी बढ़िया क्या होगी, डिफ्यूजन होगी। देखो मान लो ये मेरे पास ऐसे ये कंटेनर है जिसमें सेपरेशन है, यहाँ मेरे पास 30 मोलिक्यूल है, यहाँ मेरे पास 15 मोलिक्यूल है। तो यहाँ डिफ्यूजन होगी बट स्लो होगी। बट वहीं अगर मैं यहाँ 600 मोलिक्यूल रखूँ, यहाँ 15 मोलिक्यूल रखूँ, तो रैपिडली डिफ्यूजन होगी। यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतनी ही बढ़िया क्या होगी, डिफ्यूजन होगी। तो ये सबसे पहला फैक्टर, पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर वो बोल रहे हैं थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो आपने ये पढ़ रखा था, ऐसे एल्वेलाई होती थी एंड ऐसे आपका ब्लड वेसल होती थी, बीच में आपके पास बेसमेंट सब्सटेंस होता था। तो ये मिलके आपकी क्या बनाते थे, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाते थे, जिसकी थिकनेस जो है 1 mm से भी कम है, जिसमें एल्वियोलर स्क्वेमस एपिथेलियम आ रहा है, बेसमेंट सब्सटेंस आ रहा है एंड एंडोथेलियम आ रहा है। तो 3 लेयर होने के बाद भी उसकी थिकनेस लेस देन 1 mm है, यानी कि थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, तभी आपकी अच्छी जो है गैसेस एक्सचेंज होगी। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है एनसीईआरटी ने, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। देखो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस का मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा आपकी सोल्युबिलिटी होगी उतना बढ़िया डिफ्यूजन होगा। यानी कि आपने इतना पढ़ा, प्रेशर ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन, और सोल्युबिलिटी के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन। छोटा कर दें इसको थोड़ा सा। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस का मतलब क्या, मान लो मेरे आपको इतना तो पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 times more soluble than oxygen। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कम होगी। तो ये तीन आपके क्या है फैक्टर्स हैं जिनमें आपकी जो है आपकी एक्सचेंज ऑफ गैस जो है डिपेंड करता है। वो तीनों फैक्टर मैंने यहाँ लिख दिए। सबसे पहला फैक्टर है प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा फैक्टर आपके पास थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड तीसरा फैक्टर आपके पास सोल्युबिलिटी। होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये टेबल्स अगर आपको समझ आ गया तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप दो रूल्स लगाओगे, इसमें तो एक ही रूल लगेगा, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ आप क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे, गैस का एक्सचेंज करोगे। बट अगर ये वैल्यूज आपको समझ आ गई तो आप इजीली जो है एक्सचेंज ऑफ गैस कर सकते हो, समझ सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक एयर में क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू होती है। तो आपको इतना पता है, रुको
आपको इतना तो पता होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, अगर मैं टोटल की बात करूं तो वो होता है आपके पास 760 mm ऑफ Hg। और आपके पास ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन होता है ऑलमोस्ट 20.8%। तो आपके पास ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 159 mm Hg। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास होता है 0.4%, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप 760 का 0.04% निकालोगे तो वो आ जाएगा आपके पास 0.3 mm Hg। यानी कि यहाँ से आपको इतना तो पता चल गया कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 159 होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी होती है, 0.3 होती है। ये याद होता है तो रखो, नहीं होता तो नहीं रखो। मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू आई कैसे, क्योंकि आपको पता है टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास 760 mm ऑफ Hg होता है, जिसका 20.8% ऑक्सीजन होता है एंड 0.04% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आपके ऑक्सीजन की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेरिक वैल्यू तुम्हें पता चल गई। अब देखो, ऑक्सीजन की एल्विलाई में वैल्यू होती है 104 एंड कार्बन डाइऑक्साइड है 40। देखो मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू देखो 40 ही है, 40 यहाँ 40 यहाँ 40 यहाँ 40 यहाँ 40, यानी कि 40 से कम तो वैल्यू है ही नहीं। तो 40 आपका क्या है, सबसे कम है। तो आपका देखो ना एल्विलाई में, आपको एल्विलाई में कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड 40 है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा कहाँ होगा, टिश्यूज में होगा, तो टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है, दैट इज 45। और डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होगा 45, बाकी जगह क्या होगा 40 एंड 40 होगा। एटमॉस्फेयर का तो क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका कहाँ है, सबसे ज्यादा आपका होगा डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड में और टिश्यूज में। डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है यानी कि उसमें ऑक्सीजन तो कम ही होगा, तो अगर ऑक्सीजन कम होगा तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम 45 होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम यहाँ हमने 45 कर दिया। डीऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन है नहीं, तो उसकी सबसे कम वैल्यू होगी 40 एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होगी, 45 होगी। ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। फिर आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपके पास क्या है, 95 होती है ऑक्सीजन की वैल्यू एंड ऑक्सीजनेटेड है तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम होगा और सबसे कम वैल्यू आपके पास 40 ही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 40 होगा। एंड टिश्यूज में आपके पास टिश्यूज हैं तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सबसे कम क्या होगा इसमें, टिश्यूज के पास ऑक्सीजन होगा, तो वो कितना हो गया, 40 होगी, कम वैल्यू 40 होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 45 होगा। ज़्यादा वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सी होती है, 45 होती है। तो अगर ये टेबल आपको वैल्यू समझ आ गई तो आप इजिली एक्सचेंज ऑफ गैसेज कर लेते हो। ठीक है, तो यानी कि गैस कैसे मूव करेगी, हाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि आपकी 159 से 104, 104 से 40, 40 को वो कन्वर्ट करेगी 95 में, फिर 95 से जाएगी 40 में, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड 45 से 40, 40 से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करेगी, फिर 45 से 40 एंड 40 से 0.3 ऐसे मूव करता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्राइमरी साइड क्या है आपके पास, एल्वेलाई है, किसके बीच हो रहा है, ब्लड एंड टिश्यूज के बीच हो रहा है, और एल्वेलाई और ब्लड के बीच में भी होता है। गैसेस की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेके चल रहे हैं, बाय सिंपल डिफ्यूजन होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन किस किस पे डिपेंड करता है, मैंने बता दिया, प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है। अगर प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा, प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन क्या होगी, अच्छी होगी। तो प्रेशर ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, सॉल्युबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर की होती है, थिन स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन दैम। तो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो देखो, तो ये आप ये देखो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसकी थिकनेस लेस देन 1 mm है, लेस देन 1 mm है, 1 mm से भी क्या है, कम है। तो ये एंडोथेलियम है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ब्लड कैपिलरी, स्क्वामस एपिथेलियम हो गया, वन सेल्ड होते हैं, थिक होते हैं, एंड बेसमेंट सब्सटेंस हो गया, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की हम बात कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 20 to 25 टाइम्स ज्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेडियंट देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेडियंट की ये बात करें कि टिश्यू से ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से एल्वेलाई में जाएगा। ऑक्सीजन ग्रेडियंट एल्वेलाई से ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से टिश्यू में जाएगा। ये तो आपको सबको पता ही है, जनरल नॉलेज की बात है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से उठ के ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से उठ के एल्वेलाई में जाएगा, फिर एल्वेलाई से बाहर जाएगा। ऑक्सीजन जो है एल्वेलाई से उठ के ब्लड में आएगा, ब्लड से उठ के टिश्यूज में जाएगा, फिर टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगी, ब्लड से एल्वेलाई में जाएगी, बाहर जाएगी। ऐसे होता है आपका ये सिनेरियो होता है। तो देखो, दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम एंड ये आपका जरूरी है समझना। तो इसको थोड़ा सिंपलर वे में यहाँ बनाते हैं कि पहले पहले भी बनवाया था ये आपका। ये आपके पास ऐसे एल्वेलाई है, दिस इज योर एल्वेलाई, रुकना, दिस इज योर एल्वेलाई एंड ये आपके पास ऐसे है, रुक जा, ये आपके पास ऐसे ब्लड वेसल है।
तो ये क्या आ गई, आपकी ब्लड वेसल आ गई। अब ये वाली साइड को मैं ब्लू से मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखा रहा हूँ, तो ये यहाँ क्या है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एंड रेड से मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखा रहा हूँ, तो ये आपका ऐसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो ये नीचे आपके क्या होंगे, नीचे आपके पास टिश्यूज होंगे, ठीक है। ये आपके क्या है, ये आपके टिश्यूज, समझ आया। तो लिख दूं एक बार क्या क्या बनाया मैंने, तो दिस इज एल्वेलाई, दिस इज टिश्यूज, ये आपके पास ब्लू में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड रेड में है आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एल्वेलाई में कितना प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, एल्वेलाई में ऑक्सीजन के लिए मैं कौन सा कलर यूज कर रहा हूँ, ऑरेंज। तो ऑक्सीजन का कितना प्रेशर होता है एल्वेलाई में, 104, ऊपर टेबल से आप देख सकते हो कितना होता है, 104 होता है। बाहर कितना होता है ऑक्सीजन, 159 होता है, क्योंकि 20.8% होता है ना 760 mm का, तो कितना हो गया ये 159 mm Hg हो। तो देख लो एल्वेलाई में 104 है, बाहर आपके पास 159 है, तो ये कितना है, हाई प्रेशर से वो कहाँ जाएगा, लो प्रेशर में जाएगा। तो आपका ऑक्सीजन मूव किया ऐसे, ऐसे आपका क्या किया, ऑक्सीजन मूव किया, एल्वेलाई में पहुंच गया। अब एल्वेलाई से वो कहाँ जाता है, तो देख लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कितना प्रेशर होता है बताना जरा, 40 mm ऑफ Hg, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, 95, ठीक है। तो अब आपका ये जो है पार्शियल प्रेशर, यहाँ क्या होगी, डिफ्यूजन होगी, तो ऑक्सीजन की ऐसे डिफ्यूजन हुई, वो गया ब्लड वेसल में, तो ब्लड वेसल से वो गया डीऑक्सीजनेटिव ब्लड में, डीऑक्सीजनेटिव ब्लड को उसने कन्वर्ट करवाया, डीऑक्सीजनेटिव ब्लड को उसने कन्वर्ट करवाया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, एंड उसका ये आ गया। तो अब आप पूछते हो कि 104 से वो गया 40 में, फिर वो 40 से 95 में कैसे चला गया, 95 से तो उसको 40 में आना चाहिए, अब लो प्रेशर से वो हाई प्रेशर में कैसे गया, नहीं, ये आपकी यहाँ क्या हो रही है, यहाँ कन्वर्जन हो रही है, कि अगर आप 40 से वो 95 में जा रहा है, वो क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर रहा है। फिर आपका 95 से वो जाएगा पार्शियल, ऑक्सीजन का कितना होता है टिश्यूज में, टिश्यूज में होता है 40, तो फिर ये ऐसे ऑक्सीजन आएगा, ऐसे ऑक्सीजन आएगा, ये ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आया, ये आपका जाएगा टिश्यूज में, ये गया ऐसे टिश्यूज में, जहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 40 है। फिर इतना ऑक्सीजन का समझ आ गया, ऑक्सीजन एल्वेलाई में आता है, एल्वेलाई से वो ब्लड में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड से वो ऐसे टिश्यूज में जाता है। प्रेशर मैंने लिख दिए हैं कि वो आपका लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो टिश्यूज में देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ टिश्यूज में, 45, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 45 ही जाती है, तो ये 45 से जाएगा ऐसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, उसको कन्वर्ट करवाएगा, तो यहाँ भी क्या हो रही है, यहाँ भी आपकी कन्वर्जन हो रही है, कन्वर्जन करवाएगा, फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की, 45, सॉरी 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी होती है, 45 होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी होती है, 45 होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी होती है, 40 होती है, एंड डीऑक्सी में कितनी होती है, 45 होती है, समझ आ गया। एंड आगे फिर ये आपकी ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव कर करके ये पहुंचेगी एल्वेलाई तक, एल्वेलाई में फिर ये चली जाएगी, जहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg होता है, एल्वेलाई में कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg होता है। फिर ये आपके ऐसे बाहर चली जाएगी, बाहर कितना है आपका 0.3 mm ऑफ Hg। होपफुली आपको ये सिनेरियो समझ आ गया होगा। देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ तो हमें समझ आ गया कि एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वेलाई में गई, आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गई, 159 से 104 में गई, फिर 104 से 40 में गई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ये भी समझ आ गया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गई है, बट ये 40 से 95 में कैसे चलेगी, तो ये 40 से जो 95 में गई है ना, ये जो 40 से 95 में गई है, ये है कन्वर्जन, ये है लेट मी ब्रोड कन्वर्जन, ये है आपका कन्वर्जन। फिर आपका आगे सेम है, फिर 95 से 40 में गई, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गई, फिर टिश्यूज से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, 45 से गई 40 में, यहाँ भी समझ आ रहा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गई, बट ये 40 से 45 में कैसे चलेगी, तो ये आपकी कन्वर्जन हो रही है, यहाँ क्या हो रही है, यहाँ आपकी कन्वर्जन हो रही है कि वो आपका ऐसे 40 से 45 में जा रहा है, तो दिस इज द कन्वर्जन। आगे सेम ही है, फिर 45 से 40 में जा रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, यहाँ भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रही है।
ठीक है। तो यहाँ कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं हो रहा कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर रही है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेट को डीऑक्सीजनेट कर रही है। तो ये आपका पाथवे है, ठीक है। ऐसे आपकी एक्सचेंज ऑफ गैस होती है, एंड उसको एनसीईआरटी ने यहाँ ड्रॉ करके दिखा रखा है। तो इसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। हाँ, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ये मैंने आपको पहले डेफिनेशन बता दिया, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन द टेबल। जैसे एटमॉस्फेयर में ये होती है, और बाकी सब में इतनी इतनी होती है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आपकी कन्वर्जन हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। Partial pressure, okay, and the data given in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to the blood and blood to the tissue. Similarly, a gradient is present for carbon dioxide in opposite direction. वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के लिए ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट है। फ्रॉम टिश्यू टू द ब्लड एंड ब्लड टू द alveoli. Has the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than the oxygen, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of the oxygen. मैंने पहले बता दिया था, solubility के डायरेक्टली डिपेंड करती है डिफ्यूजन, जितनी ज़्यादा solubility होगी उतना ही ज़्यादा उस गैस का डिफ्यूजन होगा। आगे लिखा उन्होंने, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। हमें पता है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, एंडोथेलियम होती है, आपकी बेसमेंट सब्सटेंस होता है, फिर भी उसका जो है 1 mm से डायमीटर कम होता है। Composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelium cells of capillary in between them. However, its total thickness is much less than a millimeter. Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from the alveoli to the tissue and that of the carbon dioxide from the tissue to the alveoli. बस इतना ही लिखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, और ये डायग्राम बना दिया है। तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन 104 mmHg है, यहाँ आपके पास 40 mm ऑफ Hg है, यहाँ आपके पास 95 है, एंड टिश्यूज़ में आपके पास यहाँ लिखा नहीं है, टिश्यूज़ में कितना होता है आपके पास, बताओ कितना होता है, 40 mmHg होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 45 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम हो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उस वाले डायग्राम को रेफर करना जो मैंने ये वाला बनवाया है, इससे आपका थोड़ा ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो अब देखते हैं आपको कितना समझ आया। अब तक हमने जितना भी किया उसके ऊपर क्या करते हैं, PYQ सॉल्व करते हैं। ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन 2020 का क्या बोल रहे हैं ये, द करेक्ट इवेंट्स डेट ऑकर्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। देखो इंस्पायरेशन में क्या होता है, सबको पता है, इंस्पायरेशन में आपके पास थोरैसिक वॉल्यूम को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज़ करना पड़ता है, ताकि थोरैसिक प्रेशर डिक्रीज़ हो, यानी कि पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए। अब थोरैसिक वॉल्यूम को कैसे इंक्रीज़ करते हो आप, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम को क्या करवाते हो, कंट्रैक्ट करवाते हो। देखो तो सबसे पहला ऑप्शन है कंट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, जी बिल्कुल सही है, ट्रू। कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, नो। देखो पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, अगर पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ डिक्रीज की जगह क्या आना चाहिए, इंक्रीज आना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, नहीं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, यहाँ लिखा है देखो। तो ये क्या होना चाहिए, ये आपका डिक्रीज होना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो तुमसे रॉन्ग ही पूछे थे, नहीं तुमसे रॉन्ग नहीं, तुमसे सही पूछे हैं, तो सही आपका क्या है, हाँ, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन गिविंग यू द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 2019 का, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एक्सपायरेशन के रिलेटेड है। देखो तो तुम्हें इतना पता है कि एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में आपके पास थोरैसिक वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना पड़ता है ताकि थोरैसिक प्रेशर इंक्रीज़ हो, थोरैसिक प्रेशर यानी कि पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज़ हो। तो थोरैसिक वॉल्यूम को कैसे डिक्रीज़ करते हैं हम क्या करते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को रिलैक्स करवाते हैं एंड डायाफ्राम को भी रिलैक्स करवाते हैं। तो देखो एक्सपायरेशन इज़ इनिशिएटेड ड्यू टू द कंट्रैक्शन नहीं होती, क्या होती है, रिलैक्सेशन होती है ऑफ डायाफ्राम। तो ये वाला जो है फॉल्स हो गया। एक्सपायरेशन ऑकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, नहीं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स नहीं है, वो कौन से मसल्स हैं, वो आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देखो ऊपर लिखा भी हुआ है मैंने कि एक्सपायरेशन आपके इंटरनल, ये कहाँ से आ गया, देखो एक्सपायरेशन आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से होता है।
किसकी वजह से होता है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से होता है। तो उनको रिलैक्स करवाते हैं, फ्रेनिक मसल्स को भी रिलैक्स करवाते हैं, एंड आपका पल्मोनरी एंड थोरेसिक कैविटी का प्रेशर जो है इंक्रीज होता है। तो ये दो ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो गए। अगला ऑप्शन देख लो, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बिल्कुल सही है, देखो ना कि रुको, इंटर पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वो कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATP को लिख दिया मैंने, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है, तो बिल्कुल सही है ना, अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, हाँ मैं वो आगे क्या है इंस्पायरेशन लिखा, तभी तो आपकी गैस अंदर जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये वाली वैल्यू सही है। इंस्पायरेशन कैन ऑकर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बोल रहे हैं, तो एक हमें ये तो सही मिल गया ऑप्शन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दो, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को ज़्यादा कर दो, तो आपकी इंस्पायरेशन होती है। नहीं भाई, तब इंस्पायरेशन कैसे होगी? देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर कम है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है, तो अगर अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन अंदर कैसे जाएगा? तो ऑक्सीजन जो है वो अंदर नहीं जा पाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन गिविंग यू द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट वैल्यूज़ के ऊपर है, तुम्हें पता होना चाहिए टाइडल वॉल्यूम आपके पास कितनी होती है? 500 ml होती है। 2500 से 3000 आपके पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। 1100 से 1200 आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके पास 1000 से 1100 होती है। तो इसको मैच कर लेना, जो भी आपका आंसर मिलेगा दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। टाइडल वॉल्यूम 500 से तो ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड, ए का थर्ड। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फर्स्ट आ गया, तो बी का फर्स्ट, आपको बी ऑप्शन गिविंग यू द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 2019 का है, लंग्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml, यानी कि टाइडल वॉल्यूम कह रहे हैं 500 ml है, एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके पास 1000 ml है। तो व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी? तो देखो तुमसे क्या पूछा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी पूछी है। इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml, अगर रेजिडुअल वॉल्यूम कितना आपके पास 1200 ml है, तो देखो तुमसे एक्सपेडिटरी रिजर्व वॉल्यूम पूछा है ना, तो कितना है, इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि आपके पास एक्सपेडिटरी रिजर्व कैपेसिटी कितनी होती है? वो होती है आपके पास टीवी प्लस ERV। तो टीवी आपके पास कितने हैं? 500, ERV आपके पास 1000 है, तो कितना आंसर आ गया आपके पास? 1500 ml। ये ऑप्शन गिविंग यू द करेक्ट ऑप्शन हो गया। और हमने पढ़ा है, अगला क्वेश्चन देख लो, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फील्ड सैक्स द alveoli, they do not collapse even after a forceful expiration because of, क्योंकि उनके पास रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है, रिमेनिंग एयर होती है ये, जो कोलैप्स करने में ना कोलैप्स करने में मदद करती है। अगला 2024 का, अगेन एक्सपेडिटरी कैपेसिटीज, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद करना, ईजी है। वाइटल कैपेसिटी किसको बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस है, IRV प्लस ERV प्लस TV। ये 2026 का क्वेश्चन है, फिर आपके क्वेश्चंस के ऊपर ही आया है। तो देखो यहाँ देखो आपका टाइटल वॉल्यूम 500 ml होता है, तो डी का सेकंड यहाँ है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml होता है, तो सी का फर्स्ट यहाँ से आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट बन जाता है। बाकी आप मैच कर लेना कि ये इतना आएगा एंड ये इतना आएगा। हाँ, ये भी देख लो, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आया था टेबल से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वेलाई। देखो एल्वेलाई में तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, तो 40 होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 यहाँ है, और ऑक्सीजन का 104 होता है। बी ऑप्शन गिविंग यू द करेक्ट ऑप्शन। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स इज, वो पूछ रहे हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स इज मोर देन दैट ऑफ द ब्लड। ये तो ईजी है। तो बस जितने हमने टॉपिक किए थे उसके ऊपर हमने PYQ सॉल्व कर लिया। अगर आपसे ये PYQs बन रहे हैं, यानी कि आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया है। Completed part 2 of breathing and exchange of gases. Today we covered briefly about the mechanism, respiratory volume and capacities, and exchange of gases. So before you leave, spend 5 to 10 minutes revising today's mind map. If you truly understand the concept, memorization will happen naturally. In part 3, that is the last part of episode 1 season 1, we will cover about transport of gases, उसके ऊपर ग्राफ देखेंगे, and disorders, along with important NCERT points and exam oriented concepts. If this lecture helped you understand the chapter better, consider liking the video and sharing it with a friend who might benefit from it. Until then, keep learning, keep questioning, understand, don't memorize. This is Eduardo, and I will see you in the next lecture.